हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम सोशल साइंस का जो चैप्टर 6 है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं हम। उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है पावर और द अथॉरिटी एंड द फंक्शन ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की क्या पावर है या उसके क्या काम है या उसके अंडर में कौन कौन सी ऐसी पावर है जिसको वो क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहला हम आते हैं लोकसभा की पावर में। जो कौन सी पावर है उसकी, लेजिस्लेटिव पावर। कौन सी पावर है? लेजिस्लेटिव पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉ ऑन फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ऑल्सो। संविधान में ऐसा बता रखा है कि जो लोकसभा है या जो हमारे देश की पार्लियामेंट है वो या तो फेडरल लिस्ट को ही क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, या कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी कानून बना सकते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी कानून बना सकते हो। और उसके अलावा अगर स्टेट लिस्ट में कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उस पर भी कानून कौन बना सकता है? हमारा लोकसभा बना सकता है। ये उसकी लेजिस्लेटिव पावर है। अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल बिल एंड बिल ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेड दैट सच बिल कैन बी प्रपोज्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, एंड द बिल विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर सिग्नेचर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई स्पेशल कंडीशन में कोई कानून बनाना हो, वो नॉन फाइनेंशियल बिल हो या संविधान में कोई चेंजेस करना हो, ऐसा कोई भी बिल हो, तो ऐसा बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? या तो लोकसभा में जाएगा या कहाँ बनेगा? राज्यसभा में बनेगा। और यहाँ से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा और हमारे देश में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। नेक्स्ट जो पावर है वो फाइनेंशियल पावर है, यानी जो पैसे की जो पावर है वो भी किसके पास है? लोकसभा के। पावर रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर आर प्रोवाइडेड ओनली टू लोकसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर है, लेकिन जो पैसे के मामले में जो फाइनेंशियल पावर है वो संविधान ने किसको दिया है? लोकसभा को दिया है। एंड पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज सेकेंडरी इन दिस रिगार्ड। और इसमें जो राज्यसभा की पोजीशन है वो सेकंड है या सेकेंडरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी है? लोकसभा को। क्यों? क्योंकि लोकसभा में हमारे द्वारा चुने हुए लोग आते हैं, यानी हम लोग डायरेक्टली उनको चुनते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश के पैसे को क्या करें? वो संभाले। आर्टिकल 109, जो आर्टिकल संविधान का 109 है, मनी बिल कैन बी प्रपोज्ड इन लोकसभा ओनली, यानी मनी बिल किस में पेश किया जाएगा? बस लोकसभा में ही स्टार्टिंग में पेश किया जाएगा, यानी बाद में वो राज्यसभा में जरूर जाएगा, लेकिन पेश कहाँ पे होगा? लोकसभा में। लेकिन दूसरे बिल है वो राज्यसभा में भी पेश हो सकते हैं, लोकसभा में भी पेश हो सकते हैं। राज्यसभा इज नॉट एंटाइटल फॉर इट, यानी राज्यसभा में मनी बिल को स्टार्टिंग में पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन आफ्टर बीइंग पास बाय लोकसभा। लेकिन एक बार अगर लोकसभा उसको क्या कर दे? पास कर दे, तो लोकसभा के पास करने के बाद मनी बिल इज सेंट टू राज्यसभा। तो मनी बिल कहाँ पे भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। और राज्यसभा में भेजने के बाद क्या होगा? इट इज असेंशियल फॉर राज्यसभा टू रिटर्न दिस बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज। और राज्यसभा को मिलने के बाद उसको वो बिल कितने दिन में रिटर्न करना पड़ेगा? 14 डेज के अंदर ही उसमें रिटर्न करना पड़ेगा। या तो राज्यसभा कैन प्रपोज अमेंडमेंट इन द बिल बट टू एक्सेप्ट देम और नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ लोकसभा, यानी 14 दिन में या तो राज्यसभा उस बिल को पास करके लौटा देगा या बोलेगा कि उस बिल में कुछ क्या कर दे? चेंजेस कर दो। लेकिन वो चेंजेस करना है या नहीं करना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लोकसभा के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बिल हो या संविधान को चेंज करने का बिल हो, तब राज्यसभा को ऐसा बोल नहीं सकते कि आप 14 डेज में उसको रिटर्न करो या उसको चेंज करके ही पास करो, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मनी का बिल है तो राज्यसभा को 14 डेज में ही उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर वो चेंज करने के लिए बोले तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा उसको क्या करे? चेंज करें। मनी बिल इसलिए जल्दी पास होना चाहिए क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और जब तक अगर बिल ही कानूनी पास नहीं होगा तो तब तक पैसे का क्या नहीं कर पाएंगे? हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोकसभा को इसमें क्या दिया गया है? ज़्यादा पावर दी गई है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर का पावर है लोकसभा का, पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। यानी एग्जीक्यूटिव का मतलब जो हमारे देश की कार्यपालिका है। कार्यपालिका का मतलब जो हमारे देश के सारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर है
उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर है, उन सबको कंट्रोल करने का काम भी क्या है, पार्लियामेंट का। क्योंकि द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे संविधान में कौन से सिस्टम को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए संविधान के अनुसार द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी संविधान के अनुसार जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब सारे कार्यपालिका, यानी जो सारे मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हो या कितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। तो वो सब अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, यानी उनको जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा, पार्लियामेंट को, यानी हमारे लोकसभा और राज्यसभा को। कैबिनेट ओनली एंजॉय इट्स ऑफिस टिल इट गेट द ट्रस्ट ऑफ लोकसभा, और कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट में जो भी मंत्री हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वो तब तक ही अपने पोस्ट में रह सकते हैं जब तक कि उनका ट्रस्ट कहाँ रहे, लोकसभा में। ट्रस्ट लोकसभा में रहने का मतलब कि जब तक उनके जो बहुमत है, बहुमत का मतलब जो भी सीटें हैं वो लोकसभा में हमने पढ़ा है, जैसे 545 है अभी, और उसमें लगभग कितना 272 से ज़्यादा रहे, तब तक कि वो अपने पोस्ट में क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही बहुमत कम होगा लोकसभा में, उनकी मेजोरिटी कम हो जाएगी, बहुमत यानी मेजोरिटी कम हो जाएगी, तो उनको अपने पोस्ट को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फोर्थ पावर है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी उनको संविधान में चेंजेस करने का भी क्या है, पावर है। आर्टिकल 368 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिख रखा है लोकसभा हैज गॉट द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन विथ राज्यसभा। लेकिन क्या लिख रखा है कि राज्यसभा के साथ मिलकर ही वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर लोकसभा चेंज करना चाहे और राज्यसभा ने मना कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। दोनों अगर मिलकर करेंगे तभी संविधान क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन हमने मनी बिल में क्या देखा कि लोकसभा ने अगर पास कर दिया तो राज्यसभा को 14 डेज में उसको पास करना ही पड़ेगा। द टास्क ऑफ अमेंडमेंट इन मोस्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय पार्लियामेंट, यानी जो संविधान में चेंज करने का बहुत सारा जो हिस्सा है वो तो सीधा लोकसभा और राज्यसभा ही कर लेगा, पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको चेंज करने के लिए स्टेट की भी जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, स्टेट की भी। जैसे हमारे अभी कितने स्टेट है, 29 स्टेट से, इनकी भी जरूरत पड़ेगी कुछ पार्ट्स को चेंज करने के लिए। उसमें से आधे से ज़्यादा स्टेट्स भी क्या होने चाहिए, उनमें सहमत होने चाहिए। फिफ्थ जो पावर है वो है रोल ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब इलेक्शन में वोट करने का भी पावर है लोकसभा को। किसका पावर है, इलेक्शन में वोट करने का, यानी लोकसभा ऑल्सो वर्क एज एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी लोकसभा इलेक्शन में वोट करने की तरह भी काम करता है। आर्टिकल 54 में लिख रखा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड यानी चुने हुए मेंबर यानी सदस्य, विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी चुने हुए मेंबर किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, लोकसभा के मेंबर प्लस राज्यसभा के मेंबर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, ये सब मिलकर किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को। तो इसका मतलब लोकसभा किसके रूप में काम कर रहा है, इलेक्शन में वोट देने के रूप में और चुनने के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट है फंक्शन एंड पावर ऑफ राज्यसभा। तो अब हम राज्यसभा के पावर और फंक्शन पढ़ेंगे, तो हम एक एक देखते हैं। लगभग सेम ही होता है सब, बस मनी बिल में थोड़ा चेंज होता है। राज्यसभा के पास कम पावर रहता है, बाकी लगभग सारे पावर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर, तो इन एडिशन टू लोकसभा द राज्यसभा ऑल्सो डील इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। जैसे लोकसभा लॉ यानी कानून बनाता है, लेजिस्लेचर में कानून ही बनता है, और वैसे राज्यसभा भी बना सकता है। बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर प्रोवाइडेड इक्वल पावर, और कानून बनाने में दोनों को क्या दे रखा है, इक्वल यानी बराबर पावर दे रखा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। बस कौन से बिल में, नॉन फाइनेंशियल बिल में। कौन से बिल में, नॉन फाइनेंशियल बिल में इक्वल पावर नहीं है। कौन से बिल में इक्वल पावर है, तो नॉन फाइनेंशियल यानी बिना पैसे का जो भी बिल होगा उसमें इक्वल पावर है। सेकेंड पावर क्या दे रखा, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा के पास जैसे संविधान को चेंज करने का पावर है, वैसे राज्यसभा के पास भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी चेंज करने का पावर है या कुछ भी बदलने का पावर है। रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राज्यसभा एंजॉय द सेम पावर एज लोकसभा, दोनों को सेम पावर है। द रेजोल्यूशन ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ड्रॉप्ड इफ देयर इज डिग एग्रीमेंट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट। मान लो कोई बिल लाया गया संविधान को चेंज करने का, लोकसभा में तो वो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में आया और डिसएग्रीमेंट हो गया यानी पास नहीं हुआ, तो वो बिल अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म
हो जाएगा। दोनों पास करेंगे तभी वो बिल क्या होगा, पास होगा। मनी बिल की बात हो तो लोकसभा में पास हो गया, अगर राज्यसभा को वो पसंद नहीं आया तो भी वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अगर संविधान को चेंज करना है तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में तो वो बिल अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी उस बिल का प्रपोजल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अगला, फाइनेंशियल पावर है क्या लोकसभा के, राज्यसभा के पास? राज्यसभा होल्ड सम फाइनेंशियल पावर, कुछ थोड़ा पावर है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड इट वीक स्टेटस। लेकिन फाइनेंशियल के रूप में राज्यसभा का जो पावर है वो बहुत ही कमजोर है एज कंपेयर टू लोकसभा। दिस रिगार्ड, किसके कंपेयर में, लोकसभा के कंपेयर में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। सबसे पहली बात कि मनी बिल कहाँ पे पेश किया जाएगा, बस सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। लेकिन अगर दूसरा बिल हो, कानून बनाने का बिल हो, लॉ, तो राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में, किसी में भी हो सकता है। फिर अगर संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का बिल हो तो वो पहले कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन अगर मनी बिल हो तो वो पहले कहाँ आएगा, लोकसभा में ही आएगा, वो राज्यसभा में नहीं पेश। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा फर्स्ट बीइंग पास बाय, पहले लोकसभा उसको पास करेगा एंड सेंड टू राज्यसभा, उसको कहाँ दिए, भेजा जाएगा राज्यसभा, वेयर इट कैन बी कंटेम्पलेटेड फॉर मैक्सिमम 14 डेज। वहाँ पे वो उस बिल पर कितने दिन डिस्कस कर सकते हैं, 14 डेज ओनली। 14 डेज में उनको अपने सजेशन देके इस बिल को वापस लोकसभा में पास करके भेजना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बिल होगा तो वो उसको 6 महीने रख सकते हैं, 1 साल तक भी उसमें क्या कर सकते हैं, वो डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मनी बिल होगा तो राज्यसभा कैन गिव सजेशन रिगार्डिंग द मनी बिल, वो क्या दे सकता है, सजेशन दे सकता है, बट इट इज सोल डायरेक्शन ऑफ लोकसभा वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट। लेकिन वो सजेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना वो किसका अकेले का निर्णय है, वो है लोकसभा का। तो इसका मतलब है राज्यसभा के पास मनी बिल में कोई ज़्यादा कोई पावर नहीं है। 14 डेज का टाइम है, उसमें आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो दे दो, अगर आप सजेशन दोगे तो लोकसभा की मर्जी है, अगर वो ले तो ले, नहीं ले तो बिना लेके भी वो बिल को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। फोर्थ जो पावर है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश में, द कैबिनेट इज ओनली अकाउंटेबल फॉर पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो कैबिनेट है वो किसके लिए जवाबदेही होगी, पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस का मतलब लोकसभा, क्योंकि अगर लोकसभा में उनका बहुमत नहीं होगा तो उनकी सरकार गिर जाएगी। सो इन इंडिया द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसलिए जो कैबिनेट है, कैबिनेट का मतलब सारे जो मंत्री और प्रधानमंत्री है वो सारे किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लोकसभा के ऊपर, बट नॉट राज्यसभा। उनको राज्यसभा के से कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा में बहुमत हो या नहीं हो उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका अकाउंटेबल कहाँ से, लोकसभा से। लेकिन जो मेंबर होंगे राज्यसभा के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किससे पूछ सकते हैं, मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। तो मिनिस्टर को फिर राज्यसभा में आके उसका क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि प्रधानमंत्री मोदी है वो तो जीत के कहाँ गए, लोकसभा में गए, तो क्या वो राज्यसभा में जा सकते हैं कि, हाँ, जब भी उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो राज्यसभा में जाके उनको जवाब देना पड़ेगा। तो मिनिस्टर जो हैं वो लोकसभा में भी बैठ सकते हैं और कहाँ बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उनसे सवाल पूछा जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा, उनकी क्या की जा सकती है, आलोचना। क्रिटिसाइज का मतलब उनके खिलाफ बोला जा सकता है कि अगर उन्होंने सही काम नहीं किया, बट दे हैव नो पावर टू रिमूव। लेकिन राज्यसभा वाले उनको हटा नहीं सकते द मिनिस्टर बाय यूजिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, यानी उनके खिलाफ कोई वोटिंग करके वो उनको क्या नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर लोकसभा में होगा तो लोकसभा के पास पावर है कि अगर उनका बहुमत कम हो जाए तो वो मिनिस्टर्स को क्या कर सकते हैं, अपनी पोस्ट से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट है मिसलिनियस पावर, यानी कुछ और भी क्या पावर है राज्यसभा के पास, वो हम देखेंगे कौन कौन सी एक्स्ट्रा पावर है। अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन पावर, ये जो ऊपर दिए गए पावर है उसके अलावा और क्या पावर है राज्यसभा के पास। पहला पावर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा के मेंबर क्या देंगे, वोटिंग करेंगे। तो सबसे पहली पावर। सेकेंड पावर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं और लोकसभा के मेंबर के साथ मिलकर किसको चुनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। तो इनके पास वाइस प्रेसिडेंट को चुनने का भी क्या है, पावर है। प्रेसिडेंट को चुनने का भी पावर है और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने का भी क्या है, पावर है। थर्ड, राज्यसभा अलोंग विथ लोकसभा, सब में राज्यसभा और लोकसभा आ रहा है एक साथ।
राज्यसभा किसके साथ मिलकर, लोकसभा के साथ मिलकर इम्पीचमेंट एगेंस्ट द प्रेसिडेंट, किसके खिलाफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जज को उनकी पोस्ट से हटाया जाता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में और अभी नीचे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे ये इम्पीचमेंट वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट अगर संविधान के खिलाफ कोई काम करता है या जज कोई ऐसा काम करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या कोई और ऑफिसर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करता है, तो उसके निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट बोलते हैं। द मोशन ऑफ सच इम्पीचमेंट कैन ओनली बी कंसिडर्ड पास व्हेन बोथ द हाउस एक्सेप्टेड। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर इसको एक्सेप्ट करके पास करेगा तभी प्रेसिडेंट को क्या है अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, तो भी इसमें किसका योगदान है, राज्यसभा का भी इंपॉर्टेंट रोल है। द राज्यसभा इन कोलैबोरेशन विद लोकसभा कैन पास ए प्रपोजल विद ए मेजोरिटी टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से हटाना हो तो राज्यसभा को और लोकसभा को मिलकर मेजोरिटी से क्या करना पड़ेगा, वोटिंग करके पास करना पड़ेगा। और पहले राज्यसभा पास करेगा, उसके बाद कौन करेगा, लोकसभा पास करेगा, तभी क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट अपने पोस्ट से क्या होगा, हटेगा। इफ इमरजेंसी इज टू एप्लीकेबल फॉर मोर 1 month देन दिस टाइप ऑफ प्रपोजल शुड बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर देश में क्या लगानी, इमरजेंसी लगानी, इमरजेंसी का मतलब आपातकाल लगाना, या कोई देश में वॉर हो गई, लड़ाई हो गई, या कोई भी कारण हो जिसके कारण देश में इमरजेंसी लगानी है ताकि हम हमारे घरों से बाहर ना निकले, और अगर वो 1 महीने से ज़्यादा लगाना है तो इसके लिए लोकसभा में भी पास करना पड़ेगा और राज्यसभा में भी किससे पास करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 मेजोरिटी से उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तभी क्या लगाई जा सकती है, इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। उसके बाद कुछ स्पेशल पावर है राज्यसभा के। राज्यसभा होल्ड 2 अदर पावर आल्सो, यानी राज्यसभा के पास 2 और स्पेशल पावर है जो लोकसभा के पास नहीं। इन सब पावर में तो लोकसभा के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। 2 पावर ऐसी है जो राज्यसभा के पास है जो लोकसभा के पास नहीं है, तो वे विच आर नॉट विद लोकसभा, जो लोकसभा के पास नहीं है, दीज एक्सरसाइज बाई ओनली बाई राज्यसभा। ये बस कौन यूज कर सकता है, राज्यसभा ही यूज कर सकता है। दिस काइंड ऑफ पावर बिलोंग टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये पावर वो है जो हमारे देश के कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उस स्ट्रक्चर को ये बना के रखता है। तो पहला पावर क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, संविधान के जो आर्टिकल नंबर 249 में लिख रखा है, राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। जैसे हमने बोला था ना, स्टेट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें कानून बनाना है, तो इसमें कानून कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इनमें से किसी में भी कानून बनाना हो तो स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट है उसको अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से, कितने मेजोरिटी से, 2/3, हमने पढ़ा था ना राज्यसभा में 250 मेंबर है तो उसका 2/3 हम निकाल सकते हैं। तो 2/3 मेजोरिटी से अगर राज्यसभा अगर पास कर दे कि स्टेट का ये वाला सब्जेक्ट ये हमारे नेशनल यानी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इसके लिए देश में कानून बनाना हो, तब जाके उस पर कानून बन सकता है। बाकी तो स्टेट के किसी सब्जेक्ट से कानून नहीं बना सकते। अगर स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट है जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कर दे तो फिर उसके लिए कानून बनाया जा सकता है बाय दिस प्रोसेस। और उस प्रोसेस के बाद पार्लियामेंट गेट द प्रिविलेज टू मेक लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसके लिए क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में से भी हम क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। बाकी तो पार्लियामेंट को यूनियन लिस्ट से बनाना पड़ेगा और कॉन्करेंट लिस्ट से कानून बनाते हैं, लेकिन अगर स्टेट लिस्ट से बनाना हो तो राज्यसभा को उसको देश के इम्पोर्टेंस मानते हुए उस सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अगला पावर है राज्यसभा के पास जो आर्टिकल 312 में बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, राज्यसभा कैन गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडियन सर्विस बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन ऑफ 2/3 मेजोरिटी। जैसे अभी हमारे ऑल इंडियन सर्विस है यूपीएससी, अगर आपने नाम सुना हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये देश में अधिकारियों की क्या करती है, भर्ती करती है। जो भी आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ये सब यही एजेंसी बनाती है। और मान लो इस एजेंसी एक तो हमारे देश में है ही,
और अगर एक और ऐसी एजेंसी बनानी है, जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट ने सोचा कि इस एजेंसी के पास बहुत काम का दबाव हो गया, अब हमें यूपीएससी की तरह एक और एजेंसी बनानी है, तो एक और एजेंसी बनानी है तो जो संविधान के 312 आर्टिकल यानी 312 वाले आर्टिकल में लिख रखा है कि पहले राज्यसभा को पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से कि आप एक और ऐसी एजेंसी बना सकते हैं, तभी जाके क्या होगा कि गवर्नमेंट इस तरह की एजेंसी बना पाएगी। तो इस तरह हमने सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी चैप्टर का पहला टॉपिक था, हमने पढ़ा था ना हमारे उस कितने भागों में बांटा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, पहला लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। अभी हमने लेजिस्लेचर को कंप्लीट किया है। अब सेकेंड टॉपिक है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में देखो कौन कौन आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, फिर आएगा वाइस प्रेसिडेंट आएगा, फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर आएंगे, फिर हमारी आएगी जुडिशरी। जुडिशरी में क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा। उसके बाद ही ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें और पॉइंट्स को क्या करें, याद करें, क्योंकि इस चैप्टर में से हमेशा बड़ा क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। ये एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से जो 7 मार्क्स का आता है, वो बड़ा आता है। जैसे आ गया पावर ऑफ राज्यसभा, तो आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। फिर अंदर के मैटर को मैंने समझा रखा है, उसको अच्छे से समझ के आप अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगले वीडियो में हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से इसको क्या करना, रीड करते हुए पढ़ते जाना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।